हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमृतांशु रोशन है और आज मैं आपको वाइब्रेशंस पढ़ाने वाला हूं ना। ये जो टॉपिक है जिसे आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, अगर आप क्लास 11th में देखेंगे तो ये टॉपिक ऑक्सीलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से है। और यही इंजीनियरिंग में आपको थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में, जिसे कॉमनली हम लोग टॉम बोलते हैं, तो उसमें हमें एज ए मैकेनिकल वाइब्रेशंस के रूप में पढ़ना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है फिजिक्स का। अगर आप इसे समझते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा वाइब्रेशंस क्या है। ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ और टर्मिनोलॉजी बताना चाहूंगा जो इससे एसोसिएटेड है, और स्टूडेंट हमारे अक्सर इस टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला उसमें एक हमारा टर्म है पीरियोडिक मोशन, फिर है ऑक्सीलेशन, देन सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे शॉर्ट में हम लोग एसएचएम भी कहते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम ना। तो स्प्रिंग मास सिस्टम एक एग्जांपल हम लोग लेंगे और जिसमें कि इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा पीरियोडिक मोशन है क्या, या इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कॉमनली हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। तो ये पहले आपको समझना होगा कि ये है क्या, फिर इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि ऑसिलेशन क्या है, वाइब्रेशन ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है, वाइब्रेशन ऑसिलेशन सेम है या अलग है, या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पीरियोडिक मोशन मतलब आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, आपने बहुत तरह के मोशंस को ऑब्जर्व किया होगा। जैसे कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं या सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन की बात करूं, तो आपने उसमें एक चीज गौर किया होगा कि दीज मोशंस आर नॉन रिपीटेटिव इन नेचर ना। ये मोशंस रिपीट नहीं होते हैं। जैसे कि कोई हमारा प्रोजेक्टाइल है ना, वो रिपीट नहीं होता है, राइट। हमारा कोई भी बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में मूव कर रहा है तो वो कभी रिपीट नहीं होगा। लेकिन कुछ मोशंस ऐसे हैं जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा जो अर्थ का जो मूवमेंट है, जो सन के चारों ओर लगाता है, जिसको हम लोग प्लैनेटरी मूवमेंट बोलते हैं, अगर उसके मूवमेंट को हम गौर करें तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये अपना सर्कल कंप्लीट करता है ना। तो एक साइकिल कंप्लीट किया, जहां से चला था वहीं आ गया, फिर उसके बाद फिर उस मोशन को रिपीट करता है ना। मोशन का रिपीटेशन होगा ना, लेकिन एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो समझना होगा कि जितने भी पीरियोडिक मोशंस होंगे वो सब एक चीज तो क्लियर होगा कि दे विल बी रिपीटेटिव इन नेचर। कैसे होंगे? रिपीटेटिव इन नेचर, मतलब वो रिपीट करेंगे ना। अच्छा, जब रिपीट करेंगे डेफिनेटली एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे। तो यहीं से एक टर्म हमारा निकलता है पीरियड ना, कि किसी भी पीरियोडिक मोशन का पीरियड क्या है ना। तो पीरियड वो टाइम इंटरवल है जो कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है। ऐसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस समय के बाद वो साइकिल फिर से रिपीट होना शुरू होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो सर्कुलर मोशन है ना, आप इमेजिन करिए कि ये सर्कुलर मोशन है और ये हर एक 10 सेकेंड में अपना साइकिल कंप्लीट करता है, राइट। तो ये 10 सेकेंड में अपना साइकिल अगर कंप्लीट कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये आफ्टर 10 सेकेंड ये मोशन रिपीट हो रहा है ना। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पीरियड क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 10 सेकेंड। तो इसको अगर हम बाय वर्ड्स में अगर कहें कि व्हाट इज अ पीरियड, तो आई कैन से दैट ना कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में ना जितना समय लग रहा है उसे हम लोग सेकेंड में एक्सप्रेस करें, दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ दैट पीरियोडिक मोशन। क्लियर है आई सपोज ना। चलिए, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया पीरियोडिक मोशंस के बारे में। तो एक चीज क्लियर होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन कैसे होते हैं, रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं और सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करते हैं ना। चलिए, इसे ही हम लोग हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन ये एक बड़ा टर्म है ना, एक बड़ी फैमिली जैसा है। अब इसके अंदर ही धीरे धीरे हम लोग कन्फाइन होते चलेंगे ना, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि ऑसिलेशन क्या है, या अगर ये हार्मोनिक मोशन अगर है
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग किसे कहते हैं, या पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है ना, तो ये टर्म को भी हमको समझना होगा कि ऑसिलेशंस क्या है। आई सपोज आपको पीरियोडिक मोशंस क्लियर है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप शिप में कभी ट्रैवल कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि शिप जो है इस तरह से ना हमारा एक लेफ्ट और राइट स्विंग करता है स्लाइटली ना, तो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर मैं ये मान लूं कि ये रिपीट कर रहा है तो ये भी हमारा पीरियोडिक मोशंस हो जाएगा, राइट। आप बचपन में झूला झूले होंगे ना, तो वो भी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो पीरियोडिक मोशन एक काफी बड़ा टर्म है ना। चलिए अब इसमें हम लोग एक नए टर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीलेशन क्या है ना, ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं, और तब फिर हम लोग समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। फिर हम लोग इस चीज को भी समझेंगे कि हमारा वाइब्रेशंस क्या है, राइट। चलिए अब हम लोग ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं। चलिए, तो आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे मोशन हैं जो कि पीरियोडिक है ना, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि उसका जो मोशन है एक सर्टेन मीन पोजीशन के अबाउट कंटिन्यूअसली होता है। इस तरह के मोशन को हम लोग टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है ना, आप जानते हैं कि स्प्रिंग एक इलास्टिक मटेरियल होता है। चलिए, और यहां पे हमारे पास एक मास m ब्लॉक रखा हुआ है और ये ठीक है ना। चलिए, अभी फिलहाल मैं इस स्प्रिंग को स्प्रिंग कांस्टेंट k मान रहा हूं। ये ब्लॉक मास m है ना, और ये अभी नेचुरली अपने एक नेचुरल पोजीशन में यहां पे है। चलिए, तो अगर पीरियोडिक मोशंस में एक ऐसा पोजीशन जिसे हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं या मीन पोजीशन कहते हैं, कि जहां पे ये हमारा सिस्टम लाई कर रहा है, अगर इसको यहां से अगर हम डिस्टर्ब करते हैं ना, यहां से अगर हम इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो ये फिर अपने मोशन को कंटिन्यूअसली रिपीट करेगा। दैट मोशन इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन ना। इस वर्ड को समझना होगा, टू एंड फ्रो मोशन। तो अगर आपका पीरियोडिक मोशन है, साथ साथ कैसा हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन ना। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन के अबाउट ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा, राइट। जैसे अगर ये मास m है ना, अगर इसको मैं x डिस्प्लेस कर दूं स्लाइटली, अगर मैं इसे डिस्टर्ब करूं, मान लेते हैं अभी ये स्प्रिंग जो है ये नेचुरल लेंथ पे है, अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो मैं मान रहा हूं कि ये ब्लॉक स्लाइटली मूव कर रहा है। तो लेट सपोज आई एम टेकिंग दैट डिस्प्लेसमेंट इज x, ठीक है। और यहां जाने के बाद ये फिर वापस आएगा ना, ये वापस आएगा तो अभी ये इस जो हमारा स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है ना। अगर ये मीन पोजीशन के अब अगर इधर आता है तो ये कंप्रेस होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि कंप्रेस होने के बाद हमारा ये मास कुछ यहां आ गया। चलिए, तो समझने वाली बात है कि ये उतना ही डिस्टेंस हमारा जाएगा ना, ये उतना ही डिस्टेंस जितना आगे ये फॉरवर्ड हुआ उतना ही ये पीछे भी आएगा, राइट। और उसके बाद ये मोशन कंटिन्यूअसली इस तरह से मूव करते रहेगा, इस तरह से मूव करते रहेगा, जिसे कि हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो अगर पीरियोडिक मोशन हमारा होना चाहिए तो सबसे पहली बात है, अगर उस पीरियोडिक मोशंस में अगर टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, समझने वाली बात है, टू एंड फ्रो मोशन हमेशा होगा एक मीन पोजीशन के अबाउट। ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, ऐसा पोजीशन जहां पे ऑल नेट फोर्स आर जीरो ना। अगर ये बॉडी यहां m रखी हुई है भी डिस्टर्ब करने से पहले, तो ये रेस्ट में है ना, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना। अब यहां पे नेट फोर्स जीरो है। अब अगर हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं एक्सटर्नली, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं या इसमें कोई फोर्स लगा के इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके वजह से ये स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ ना एट ए डिस्टेंस x, उसके बाद अगर उसे हम रिलीज करते हैं तो चूंकि ये इलास्टिक बॉडी है, जैसे ही हमने स्ट्रेच किया तो यहां पे स्ट्रेच करने की वजह से इसमें एक
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जिसे हम लोग स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं ना। खींचने के वजह से उसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गया, और यही एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होते रहेगा ना। तो अभी अगर मीन पोजीशन पे देखें ना, तो मीन पोजीशन पे यहाँ पे अगर बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 है ना। पोटेंशियल एनर्जी एक सर्टेन हमारा लेंथ है, तो यहाँ पे एक मिनिमम सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन चलिए जब इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा कि ये हमारा एक्स डिस्प्लेस किया, उसके बाद जब हम रिलीज करेंगे तो इसको जब रिलीज करेंगे तो ये इस तरफ मूव करेगा, इस दिशा में इसका मूव करेगा, राइट। चलिए तो हमारे इस स्प्रिंग मास सिस्टम में इस मास की हमेशा टेंडेंसी होगी कि हम अपने नेचुरल अवस्था में वापस आ जाए। तो यहां पे एक हमारा स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा, जिसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं ना। ये स्प्रिंग फोर्स का काम क्या होगा, वो हमेशा टेंडेंसी होगी कि अगर हम बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसको वापस लें, या बॉडी को अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो इसको वापस अपने मीन पोजीशन में या इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाया है। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, जैसे ये हमारा बॉल अगर रखा हुआ है ना, तो इसको अगर हम स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि इसमें ऑक्सिलेटरी मोशन होगा, कंटिन्यूअसली ये ऑक्सिलेट करेगा टू एंड फ्रो, लेकिन करते 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 एक स्थिति आएगी जब ये यहाँ के आके फिर रेस्ट में आ जाएगा, उसी स्थिति में आ जाएगा। चलिए रेस्ट आता है वो तो फ्रिक्शन की वजह से है, ये आ जाएगा ना, तो वो एक अलग टॉपिक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि अगर ये मास हमारा मूव कर रहा है ना, तो मीन पोजीशन के अबाउट ये हमेशा मूव करेगा, जिससे हम लोग टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। ऐसे मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन, या जिसे आप ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं ना। इस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा गया ना, और ये जो हो रहा है जिसे हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन का ही दूसरा नाम है वाइब्रेशन ना। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, आप दोनों एक ही समझ सकते हैं। वाइब्रेशंस जो है जनरली जब ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा हो जाए ना, फ्रीक्वेंसी होने का मतलब है कि एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल उसके बहुत ज्यादा कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे समझिए अगर ये मास सिस्टम काफी फास्टली अगर मूव करने लग गया ना, तो अगर आप एक समय देखें एक सेकंड में ये कितनी बार मूव कर रहा है, तो अगर मान लीजिए एक सेकंड में ये 10 बार मूव कर गया तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 10 साइकिल पर सेकेंड ना, यही हमारा फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने क्या बताया था कि एक साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगता है ना, तो मान लेते अगर एक साइकिल को पूरा करने में 10 सेकंड लग रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 10 सेकेंड्स। अब यहां पे हम लोग एक सेकंड में अगर आपसे पूछे, जस्ट रिवर्स से ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि 10 सेकंड में आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, राइट, तो यहां पे टाइम पीरियड कितना हो गया हमारा 10 सेकंड। 10 सेकंड विल बी टाइम पीरियड। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि एक सेकंड में हमारा कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो आई कैन से 1/10 दैट इज साइकिल पर सेकंड। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ना, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, कि एक सेकंड में कितना साइकिल आपने कंप्लीट किया। इमेजिन करिए एक सेकंड में ये स्प्रिंग यहां से यहां जो एक साइकिल इसका हुआ, ये मान लेते हैं कि 10 बार आ गया ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आप बताइए। 10 साइकिल कंप्लीट किया इन 1 सेकंड, तो इट विल बी 10 ना। तो ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, साइकिल पर सेकंड ना, और ये जो है जस्ट उल्टा होता है किसका, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड मैंने आपको शुरू में ही बताया था, टाइम पीरियड क्या है कि जो हमारा पीरियोडिक मोशन है उसका एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है ना। डेफिनेटली टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, हमेशा सेकंड होगा ना। तो अगर आपके ट्रू एंड फ्रो मोशन का या आपके ऑसिलेशन का अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा है तो वो वाइब्रेशन कहला जाएगा, जो कॉमनली हमारे मशीन्स में देखे जाते हैं ना। आप देखते हो जितने भी हमारे मशीन्स होते हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उस सब में और भी बहुत सारे जितने भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है सब में वाइब्रेशन होता है ना। वाइब्रेशन है इसलिए हम लोग उसमें स्प्रिंग लगाते हैं, सो दैट उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब किया जाए, उसके इफेक्ट को कम किया जाए। वाइब्रेशन होने का मुख्य कारण है उस सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स का प्रेजेंट होना। किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में अगर अनबैलेंस फोर्स प्रेजेंट है
तो वहां पे डेफिनेटली वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, कोई चीज कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा है, तो जो भी हमारा मशीन का पार्ट्स है वो उसके लाइफ टाइम से पहले ही ना वो टूट जाएगा, फेल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए वाइब्रेशन जब हमारे लिए एक तरह से ये निगेटिव चीजें हैं ना, हम मशीन्स में वाइब्रेशन को अवॉइड करते हैं। वाइब्रेशंस कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में, उससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं ना, बहुत सारे स्टेप से आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा उसका फंक्शन काफी प्रॉपर हो। चलिए, तो यहां पे मैं ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में बता रहा था, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल है इट इज सिंपली नोन एज ऑसिलेशंस, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है तो इसी ऑसिलेशंस को हम वाइब्रेशन कहते हैं ना। और अगर आप सिंपल समझे तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एक ही चीज है, इसमें कोई एज सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। आप 11th में भी पढ़े होंगे या आप पढ़ेंगे उसमें ना कि वहां पे जनरली फ्री ऑसिलेशंस हम लोग पढ़ते हैं, यही टर्म इंजीनियरिंग में आके फ्री वाइब्रेशंस हमको पढ़ने को मिलता है ना। डैम ऑसिलेशंस, ये टाइप ऑफ ऑसिलेशंस हुए, डैम फ्री ऑसिलेशंस, डैम ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशन, यही चीज आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, डैम्ड वाइब्रेशन, राइट। चलिए उस पे भी हम लोग लेटर ऑन आएंगे। चलिए, तो यहां पे आपको समझना होगा पहले व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन हमारा है ऐसा मोशन जो एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीटेटिव नेचर है, एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड हमारा पीरियोडिक मोशन है। जिस टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ना। चलिए, अगर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ना। चलिए, एक एग्जांपल के थ्रू और मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छा आप समझेंगे। जैसे एग्जाम के टाइम में देखते होंगे ना, तो अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तब तो थ्रू आउट सेमेस्टर या ईयर आप अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट मोमेंट में काफी जागृत होते हैं, उनकी जो है बुद्धि जो है लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है और वो 2-3 दिन में ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप फैमिली के साथ रह रहे हो और आपके यहाँ दोस्त कभी कभी आता है, लेकिन एग्जाम का टाइम हुआ तो आपका दोस्त बहुत ज्यादा एक दिन में 10 बार आ रहा है, तो मे भी आपके फादर कहेंगे क्या बात है, तुम्हारा जो दोस्त है बहुत फ्रीक्वेंटली आ जा रहा है ना, एक दिन में 10 बार आ जा रहा है। यहाँ पे एक दिन को अगर हम कंपेयर करें 1 सेकेंड से, तो एक उसमें कितनी बार वो आया, 10 बार आया, तो वहां उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, ज्यादा बार आया ना तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई। मान लीजिए आप एक बार ही आए तो फ्रीक्वेंसी कम हुई। तो समझना है ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस बोथ आर सिमिलर टर्म ना, बस थोड़ा सा माइनर जो डिफरेंस है वो यही है कि वाइब्रेशंस में हमेशा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी कम होता है, राइट। एज सच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। चलिए, तो ये आपको पीरियोडिक मोशंस क्लियर हुआ, ऑसिलेशंस हुआ। चलिए, ऑसिलेशंस में एक और खासियत क्या है कि इसमें टू एंड फ्रो मोशन हमेशा होगा ना, और टू और फ्रो मोशन को ही हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, इसे ही हम लोग हार्मोनिक मोशंस भी कहेंगे, राइट। और ये हमेशा जो ऑक्सीलेट करके इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर आना चाहेगा, तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना होगा कि टू एंड फ्रो मोशन होगा जरूर, लेकिन इसकी टेंडेंसी हमेशा होगी कि हम मीन पोजीशन पे आए। और यहां पे अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो आप देखेंगे ये धीरे 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 करते 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 ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू रेजिस्टेंस, ये आते आते फिर इस पोजीशन पे हमारा वापस आ जाएगा ना। आप जैसे पेंडुलम में भी देखते होंगे, जैसे मान लीजिए ये थ्रेड है, यहाँ बॉल लगी हुई थी, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो अगर ये नेचुरली हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिंपली दिस विल बी कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ये इसको हमेशा रोकेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये करते 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 धीरे धीरे रेस्ट में आ गया, इसे हम लोग डैम्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, राइट। चलिए, और इसी में अगर हम मान लीजिए कि एक एक्सटर्नल डिवाइस लगा दे, लेट्स सपोज मोटर लगा दिया, और मोटर से पावर मिल रही जिसके वजह से ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा है ना, लेकिन फोर्सफुली कर रहा है, हम एक्सटर्नल सेटअप लगाए हैं, एक्सटर्नल डिवाइस लगाए हैं जो कि कंटिन्यूअसली एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिससे कंटिन्यूअसली इसके मोशन को बरकरार रखे हुए है ना, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हो जाएगा। इसे ही आप फ्री वाइब्रेशन, डैम्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन का भी नाम दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो ये मीन पोजीशन पे है ना। अब ये मीन पोजीशन पे आने के लिए ये इसमें जो हमारा एक फोर्स लगता है उसे हम लोग सिंपली स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं ना। स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, जो कि हमारा होता है Fs बराबर माइनस ऑफ K इंटू एस एक्स
चलिए यहां पे x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो समझना है कि ऑक्सीलेटरी मोशन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन देखेंगे, जो कि ये x है ना, ये जो है इसे ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो समझना है ना, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन होगा उसमें अबाउट मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए मैक्सिमम कितना गया, इस तरफ x या इधर माइनस एक्स ना, डिस्प्लेसमेंट है तो वैल्यू सेम है, आई कैन से दैट x इज योर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन, दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो आई होप क्लियर है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। ये तीन बहुत ही बेसिक फंडामेंटल टर्म है जो कि आपको समझ में आना पड़ेगा। चलिए अब यहां पे एक और टर्म आता है स्प्रिंग फोर्स, इसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। चलिए यहां पे समझना होगा कि Fs को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। इसको लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस के इंटू एक्स, राइट। यहां पे अगर आप समझेंगे ना, तो अगर एक्सेलरेशन को मैं ऐसे कर दूं तो माइनस के बाय एम इंटू एक्स, तो यहां से हमारा एक रिलेशन आता है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ना, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ना। साथ में यहां पे निगेटिव साइन भी लगा रहेगा। निगेटिव साइन का मतलब है कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होंगे, मतलब जिधर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा, और सिंस जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, वो तरह भाई भाई ना, एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों हमारा जो है वेक्टर टर्म है ना। चलिए इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस कांस्टेंट को एक स्पेशल नाम दिया गया ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है हार्मोनिक मोशन में। तो समझना होगा कि अगर ये रिलेशन आ रहा है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट मीन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ना, और यहां पे अगर x का पावर 1 है ना, x का पावर 1 है, देन दिस विल बिकम सिंपल हार्मोनिक मोशन ना। चलिए यहां पे आपको समझना होगा पहले हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन का जो बेसिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरह का होता है, f बराबर माइनस के इंटू एक्स टू द पावर n, वेयर n इज योर ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, राइट। चलिए तो यहां अगर n का मान 1 की जगह 3 हो जाए तो भी इसका नेचर इसी तरह का होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ इसी तरह का होगा ना, समझना है। चलिए तो ये हमारा इक्वेशन है ऑसिलेटरी मोशन का ना, या हम लोग हार्मोनिक मोशन का इसे कह सकते हैं। नाउ अगर इस इक्वेशन में अगर n का पावर 1 हो जाता है, राइट, n का वैल्यू कितना हो जाता है 1, दैट मीन f बराबर माइनस के इंटू एक्स। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो इस सिस्टम को हमेशा इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहा है, इसे हमेशा मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑसिलेटरी मोशंस क्या है, और इसी का स्पेशल केस क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ना, जहां पे n का मान कितना है 1 है। और ये इक्वेशन अगर गौर करेंगे, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ना, y बराबर mx, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर माइनस mx ना, ये कह सकते हैं इसका इक्वेशन कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया। तो दोनों के बीच ग्राफिकल वेरिएशन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। चूंकि निगेटिव स्लोप है ना, तो हमारा ये सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट चला जाएगा, कुछ इस तरह का हम बोल सकते हैं। ये हमारा f बराबर हो गया माइनस के इंटू एक्स ना। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया, आई होप। चलिए अब इसमें मैं और आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, इसको इस डायग्राम को हम लोग अभी रखेंगे। ये बहुत ही पॉपुलर डायग्राम है और मोस्ट कॉमनली सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इसी पे आधारित होते हैं। तो आपके दिमाग में जैसे ही मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलूं, आपके दिमाग में ये स्प्रिंग मास सिस्टम बिल्कुल भी तुरंत आ जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए ना कि यही हमारा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम। चलिए तो मैं एक बार फिर बता दूं, एसएचएम करने का मतलब है यहां पे कि हमारा जो मूवमेंट होगा वो किस में होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। चलिए तो हमारा जो ये ब्लॉक का मूवमेंट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ होने का मतलब यहां पे हमारा
x का मान 1 है ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, या एक्सीलरेशन दोनों तरीके से बोल सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे ये हमारा हो कैसे रहा है, राइट? इसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि वहीं से आपको कंसेप्ट मिलेगा। चलिए इस डायग्राम से लेंगे और यहीं पे फिर हम लोग इसके एनर्जी एस्पेक्ट को भी समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी एनर्जी हमारी आ रही है। चलिए ये मीन पोजीशन है, इसे मान लेते हैं x माइनस एक्स इस दिशा में है, और इसे ले लेते हैं x, ठीक है। प्लस x लेने का मतलब है इट इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, मूविंग इन निगेटिव x डायरेक्शन। इसको आप रेफरेंस लाइन ले लीजिए। चलिए अब यहां पे अगर समझे तो यहां पे हमें 3 पॉइंट मिल रहा है, राइट, ठीक है। तो ये जो है बीच में इसे हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, MP, ठीक है। चलिए ये जो है ये और ये दोनों क्या है, हमारे इस मास का मैक्सिमम स्ट्रेच है, तो ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। सिमिलरली ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, राइट। तो आपको समझना होगा कि यहां 3 पॉइंट हमको मिल रहे हैं। चलिए मोशन कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। चलिए ये प्लस x डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस x डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से। आप समझिए जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, यह ब्लॉक दाहिनी ओर जा रहा है, राइट मूव कर रहा है ना, तो ब्लॉक जो है वो राइट की मूव जा रहा है। तो उस समय इस दिशा में जब यहां पे इधर जा रहा है ना, तो आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, पोजीशन का डायरेक्शन x इन टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है। लेकिन ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब आएगा, जब इसको वापस कोई खींच ले। ध्यान से समझिएगा, ये इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा राइट साइड हो रहा है, लेकिन ये स्प्रिंग अगर इसको जो हम इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे आएगा, कब आएगा, जब हम फोर्स को उसके विपरीत दिशा में लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इस दिशा में हमारा क्या होता है, दैट इज योर रिस्टोरिंग फोर्स ना। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब हुआ जो इसे फिर से रिस्टोर कर दे पिछले सिचुएशन में, जो इसका पिछला पोजीशन है वहां इसको रिस्टोर करके ले आए। अगर ये कोई इधर राइट साइड जा रहा है, जब तक लेफ्ट से फोर्स नहीं लगेगा ये वापस रिस्टोर होके कैसे आएगा। तो चलिए समझ में आ गया। तो यहां से यहां तक जो हमारा मूवमेंट है, पोजीशन इधर है, रिस्टोरिंग फोर्स हमारा इधर है, राइट। अब जब ये इस तरफ आ रहा है, यहां समझना है, जब ये इस दिशा में आ रहा है ना, चलिए जब इस दिशा में हमारा ये आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया निगेटिव साइड ना, तो उस दिशा में तो इसका फोर्स जो होगा वो बाहर की ओर लगेगा ना। तो यहां पे समझना होगा कि जब ये इस दिशा में हमारा आ रहा है, राइट, इस दिशा में आ रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा हो, जब अगर ये मान लीजिए यहां आ गया, यहां से हम फोर्स इसको अगर वापस यहां लाना है तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स करेंगे, तो यहां पे समझना होगा कि दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। चलिए रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मास इनटू एक्सीलरेशन ना, तो वहां पे एक्सीलरेशन है तो फोर्स बोले या एक्सीलरेशन बोले, एक ही टर्मिनोलॉजी है ना। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। चलिए ये तो आप समझ गए। चलिए अब यहां पे हम लोग एनर्जी की बात करते हैं कि यहां पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं यहां एनर्जी कैसा है। चलिए तो मीन पोजीशन पे आप अगर समझेंगे, मीन पोजीशन पे समझेंगे तो इस स्प्रिंग की अपनी एक नेचुरल लेंथ है ना। चलिए लेकिन यहां पे अगर कोई डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, लेकिन जब ये यहां से हम फोर्स लगाते हैं तो ये डिस्प्लेस करता है। जब ये डिस्प्लेस हो रहा है तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, और स्प्रिंग स्ट्रेच होने की वजह से स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो रही है ना। जनरली जो मैकेनिकल सिस्टम में हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, वही एनर्जी यहां पे एज ए स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में रिस्टोर हो रही है। और जैसे जैसे ये जा रहा है इस ब्लॉक का वेलोसिटी बढ़ेगा ना, बिल्कुल। तो यहां पे ये वेलोसिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके इसको वापस आना है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो ध्यान से समझिए। यहां पे ये ब्लॉक इस दिशा में मूव कर रहा है, सर्टेन वेलोसिटी भी, डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका कुछ वेलोसिटी होगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होगा, ये ब्लॉक गया और यहां से वापस आएगा, तो यहां रुक गया। रुकने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी विल बी जीरो। वेलोसिटी जीरो का मतलब है काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो
ना। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और वो कितना होगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। और ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगा, किस फॉर्म में, हम लोग जिसे बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। चलिए, तो आई कैन से दैट यहां पे जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। चलिए, अब ये जब फिर ये वापस आ रहा है, तो अभी ये तो जीरो पे था, अब जब ये वापस होगा तो ये धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा ना। जैसे आप समझ सकते हैं कि पेंडुलम ऐसे जा रही है ना, रुका, रुकने के बाद ये एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होने से यहां से जब वापस आएगा वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा, मीन पोजीशन पे आके उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, समझना होगा, यहां हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी चूंकि इस पोजीशन पे हमारा नेचुरल लेंथ आ गया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहां पे एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, इस पॉइंट पे मीन पोजीशन पे, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया हमारा, चलिए जीरो भी बोल सकते हैं। और अगर मान लेते हैं सिस्टम की इनिशियल कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, कई बार मिनिमम भी हम लोग बोलते हैं ना। और अगर यही रिफरेंस लाइन है तो फिर जीरो हो जाएगा। फिर उसी तरह जब ये एक्सट्रीम इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी विल बी जीरो ना। पेंडुलम आप देख सकते हैं, ऐसे गया यहां रुका, फिर ऐसे आया यहां रुका ना, इन दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो यहां पे हमारा अगेन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। चलिए, इसको सब समझते हैं फिर से एक बार, एक एक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी में सोचते हैं। तो अभी ये है हमारा, जैसे हमने इसको डिस्टर्ब किया, ये इस तरह से हमारा मोशन कर रहा है, तो हम देख सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी इज जीरो ना। तो वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब वो सारी एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां से यहां तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, और उसकी वजह से सारी एनर्जी स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। अब जैसे ही हमारा फिर ये वापस आ रहा है मीन पोजीशन की ओर, जब ये वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे आके एक्स जीरो हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो या मिनिमम हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी यहां मैक्सिमम होगा, जिस वजह से ये क्या होगा, हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे भी अपकमिंग लेक्चर्स में, प्रूफ भी मैं करूंगा कि मीन पोजीशन पे जब एक्स का मान जीरो हो तो वहां पे वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होता है, और एक्सट्रीम कंडीशन पे जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो या मिनिमम ना, वो साइन पे हम लोग ले लेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारा जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया स्प्रिंग मास सिस्टम में, मैंने एनर्जी एस्पेक्ट को समझा दिया ना, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम ही है सिंपल, एकदम सिंपल टाइप। तो हार्मोनिक मोशन क्या है, ट्रू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन ट्रू एंड फ्रो होना चाहिए। अगर एक्स का पावर 3, 5, 7 हम कर दें तो वो हमेशा मोशन तो होता रहेगा, लेकिन फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना। तो वहां पे जो है, अगर हम कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका इस बिल्कुल मतलब है कि एक्स का पावर कितना है, 1 है। व्हाट विल बी द ग्राफिकल रिलेशन, स्ट्रेट लाइन, और कैसा रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, Fs बराबर माइनस ऑफ Ks। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, स्प्रिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। चलिए यहां पे एक और कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी पीरियोडिक मोशंस हैं ना, जितने भी हमारे पीरियोडिक मोशंस हैं और जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं, तो आप देखेंगे कि ईच एंड एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन हैं, all oscillatory motions are definitely periodic ना, बट क्या रिवर्स ट्रू है, all periodic motions are, चलिए ये स्टेटमेंट तो सही है, all oscillatory motions are periodic in nature, periodic motions। now next statement, all periodic motions are ऑसिलेटरी मोशंस। क्या ये स्टेटमेंट सही है, सोच के बताइए, क्या सारे पीरियोडिक मोशंस जो है ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, क्या सारे पीरियोडिक मोशंस में टू एंड फ्रो मोशन होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये नहीं होगा। दिस नीड नॉट टू बी, जरूरी नहीं है,
नीड नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, समझना। ऑल पीरियोडिक मोशंस नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी मोशंस ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सर्कुलर मोशन। मैंने बताया था कि अगर कोई हमारा सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वो एक टाइम के बाद अपने पाथ को रोटेट जरूर कर रहा है, अपने जर्नी को रिपीट जरूर कर रहा है, लेकिन क्या वो ट्रू एंड फ्रो आगे पीछे कर रहा है एक सर्टेन मीन पोजीशन के अबाउट, वो मैक्सिमम डिस्प्लेस होकर क्या फिर वापस आ रहा है जैसे कि हमारे स्प्रिंग मास सिस्टम में था? नहीं। तो इसका एग्जांपल के लिए आप नोट कर सकते हैं योर सर्कुलर मोशन।